चलिए हम लोग जो है बात कर रहे थे समतल गति की, ठीक है। तो वहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु किसी क्षैतिज तल से, ठीक है, किसी क्षैतिज तल से कोई कोण बनाता हुआ हम उसे फेंकते हैं, ठीक है, तो उसका जो पथ होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप में होता है। मतलब मान लीजिए कि ये क्या है, एक क्षैतिज पथ है, क्षैतिज क्षेत्र है। यहाँ से हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, एक एंगल बनाते हुए क्या कर रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं। तो ये जो इसका पथ है ये कैसा है, पैराबोलिक है, ठीक है, परवलयाकार होता है। और इस परवलयाकार पथ पर जो पिंड की गति है, जो वस्तु की गति है, ठीक है, जो वस्तु का मोशन है, वही क्या कहलाता है, इसका प्रक्षेप गति कहलाता है या प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन जब कोई वस्तु क्षैतिज तल से जब कोई वस्तु क्षैतिज तल से कोई कोण बनाते हुए, तो यहाँ पर ये क्या बनाते हुए चल रही है, कोण बनाते हुए जा रही है। क्षैतिज तल से कोई कोण बनाते हुए किसी तल पर प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित मतलब फेंका जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, किसी तल पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसका पथ परवलयाकार, ओवल शेप, परवलयाकार होता है। पिंड की यह परवलयाकार गति प्रक्षेप गति कहलाती है, प्रक्षेप गति कहलाती है। तो ये जो पिंड यहाँ से फेंका गया है, फिर यहाँ तक जो पहुँचा है, अगर मान लीजिए हैं ये है और इसका जो प्रारंभिक वेग है ये जो है u, क्या है, u है, ठीक। तो जो ये तल होगा ये क्या हो जाएगा, ये u साइन थीटा हो जाएगा और ये u कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इसकी क्या हो जाएगी, सबसे मैक्सिमम ऊंचाई हो जाएगी। तो उड्डयन काल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसका कितने समय के लिए यह होगा, क्या हो रही है, ये जो है उस पथ पर गति कर रही है, मतलब इसका उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पिंड को फेंकने, जहां से फेंका गया और फिर वापस गिरने में जो समय लगा है, इसे ही उड्डयन काल कहा जाता है। इसे टी से प्रेजेंट करते हैं, तो टी बराबर होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। जी क्या है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि कोई भी वस्तु जब हम ऊपर फेंकते हैं तो उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, नीचे खींचता है, इसलिए इस पर क्या होगा, जी भी अप्लाई होगा। तो ये जो उड्डयन काल होगा वो 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर होगा। तो लिख लीजिए, पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को, वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। अतः उड्डयन काल टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, जहां u पिंड की प्रारंभिक वेग है, प्राइमरी वेलोसिटी है, जहां u पिंड की प्रारंभिक वेग है,
एवं इसे थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। एवं इसे थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है। अगर हम इसकी मैक्सिमम हाइट मतलब इसकी सबसे अधिकतम ऊंचाई ये वाला निकालें, ठीक है, तो h की वैल्यू क्या होगी? तो इसका जो है, इसको अगर लिख लिया है, और g क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो उसको लिख लीजिएगा। मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई, जो महत्तम ऊंचाई होगी ये इसे किससे डिनोट करेंगे? h से डिनोट करेंगे। h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। देखिए ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ, हो सकता है आपको यहाँ से कोई न्यूमेरिकल्स दे दे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक एंगल दे दिया जाएगा और जो बता दिया जाएगा उसका प्रारंभिक वेग कितना है, ठीक है, तो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक गति कर सकती है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला जो है आपका मदद करेगा। ठीक है। अगर रेंज कहेंगे परास कितना होगा, तो लिख लीजिए प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट इक्वल टू एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। और अगर इसके हम परास की बात करें, रेंज की, ठीक, कि कितना ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही है रेंज। ठीक है, ये 36 तल पे ये कितनी दूर जाकर गिरी है, तो उसे मतलब अपने ये किस एक समय में इसकी गई है, तो अपने उड्डयन काल में पिंड जितनी दूरी तय करती है उसे ही उसका क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है या परास कहा जाता है। तो इसे जो है रेंज को आर से डिनोट करते हैं। ये बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, देखिए साइन 2 थीटा है, मान लेते हैं हम थीटा क्या ले, 45 डिग्री ले लें, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 90 बटे जी, आर बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है, और अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर 30 लेंगे तो 60 लेंगे, ये क्या होगा? अगर हम इसको 1 मान लें, इसको हम अगर 1 मान ले, तो हमेशा जो वैल्यू होगी, जब साइन का और भी कोई वैल्यू लेंगे आप थीटा की, तो हर कंडीशन में वो होगा 1 से कम आएगा। इसलिए अगर किसी वस्तु को जो कि प्रक्षेप गति कर रही है उसे मैक्सिमम दूरी तक फेंकना है, तो हमें कितने डिग्री एंगल पर फेंकना पड़ेगा? 45 डिग्री एंगल पर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात? तो लिख लीजिए इसको। और बाकी जो वैल्यू है उस कंडीशन में, जैसे कि आप जो है दूसरा कोई वैल्यू लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? मान जो है 1 से कम होता चला जाएगा। जब 1 से कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू है वो घट जाएगी, परास क्या है? घट जाएगा। ठीक, तो लिख लीजिए परास रेंज, पिंड अपने उड्डयन काल में, पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे उसका परास कहा जाता है, उसे इसका परास कहा जाता है। अतः रेंज या परास आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहां तक लिखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यदि थीटा 45 डिग्री ले तो, यदि थीटा 45 डिग्री ले तो उसके बाद ये लिखिए और यहां तक लिख लीजिए, यहां तक अगर लिख लिया है तो उसके बाद लिखिए यदि थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 45 से कम या अधिक हो, तो उस स्थिति में
तो उस स्थिति में सदैव मान 1 से कम होगा, सदैव मान 1 से कम होगा। हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, एंगल के हिसाब से उतना ही कम होता चला जाएगा, 1 से कम होगा। अतः यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, तो वह महत्तम परास या रेंज, महत्तम मैक्सिमम रेंज प्राप्त करती है। इसीलिए जो लंबी कूद या ऊंची कूद के लंबी कूद के जो एथलीट होते हैं वो हमेशा अपने शरीर को 45 डिग्री एंगल पर प्रक्षेपित करने का प्रयास करते हैं, कर नहीं पाते लेकिन 45 के आसपास करते हैं, तभी वो मैक्सिमम जो है दूरी को क्या कर लेता है, तय कर लेता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है, कितने डिग्री पर फेंका जाए कि वो महत्तम जो है दूरी तय करेगी। चलिए, इसी के साथ जो आपका समतल में गति है वो आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब आप अपने 5वें टॉपिक में आ चुके हैं जिसका नाम है रूल ऑफ मोशन, गति के नियम। कोई भी वस्तु विराम में बैठी है, विराम में है मतलब एकदम जैसे मान लीजिए कि यही बोर्ड, ये क्या है, विरामावस्था में। अगर मुझे इसको इसके जगह से हटाना है तब क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से चाहे कोई वस्तु गतिशील है या कोई वस्तु विरामावस्था है, तो विरामावस्था में वस्तु को गति में लाने के लिए और गति अवस्था में जो गति करती हुई पिंड है उसको रोकने के लिए हमें बाह्य बल की आवश्यकता होती है। जैसे कोई आनत तल है, मतलब झुका हुआ तल है, इस तरह से कोई तल है, इस पर कोई अगर बॉल लुढ़क रही है तो इस बॉल को लुढ़कने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके विपरीत दिशा में क्या लगना पड़ेगा, बल लगाकर इसे रोकना पड़ेगा। जो बल का बाह्य साधन है ये कुछ भी हो सकता है, हमारे शरीर का बल हो सकता है, अपने हाथ द्वारा, वायु द्वारा, जलधारा द्वारा, उन सबका जो भी इस पिंड के संपर्क में है उसके माध्यम से बल लगता है। लेकिन यह सदैव आवश्यक नहीं है कि किसी जो संपर्क पिंड है उसी से बल लगाया जाए। जैसे मान लीजिए आप किसी भवन के, किसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई पर जाकर आपने किसी वस्तु को क्या कर दिया, ये छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, तो पत्थर जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वीय खिंचाव है इसके कारण जो है त्वरित गति करता हुआ, उसका मतलब जैसे जैसे पिंड पृथ्वी के निकट आता जाएगा उस पर लगने वाला जो बल है वो क्या होता जाएगा, अधिक होता जाएगा। ठीक है, और उसके कारण वो क्या हो जाएगा, त्वरित रूप से नीचे चला आएगा। इसी प्रकार जो कोई क्षण चुंबक है, ठीक है, लोहे की कील पड़ी हुई है तो उनको क्या करेंगे, क्षण चुंबक को अगर हम उसके पास लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आकर्षित कर लेता है। यह चीज यह दर्शाता है कि बाह्य साधन, ठीक है, एक दूरी से भी किसी पिंड को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि संपर्क में हो तभी वो बल कार्य करे, बल्कि कुछ दूरी से भी क्या हो सकता है, ये बल कार्य कर सकता है, जिसका उदाहरण पृथ्वी का गुरुत्वीय बल था और दूसरा उदाहरण क्या था, जो है चुंबकीय बल था। संक्षेप में अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रुका हुआ पिंड है उसको गति प्रदान करने के लिए या कोई गतिमान पिंड है तो उसको रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है, और इस बल को प्रदान करने के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। वह बाह्य साधन उस पिंड के संपर्क में भी हो सकता है और उस पिंड से दूर भी हो सकता है। परंतु उस कंडीशन में क्या होगा, सोचिए, जब कोई पिंड समान गति से चल रहा, उदाहरण के लिए जैसे बर्फ का क्षैतिज फर्श है, उस फर्श पर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान कोई स्केटर है जो स्केटिंग कर रहा है, आइस स्केटिंग, तो क्या होगा कि वो क्या कर रहा है, एक सीधी रेखा में अगर स्केटिंग कर रहा है तो क्या किसी पिंड की एक समान गति बनाए रखने के लिए भी क्या कोई बल कार्य करता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है कुछ रूल्स हैं, जैसे सबसे पहले अरस्तु ने दिया था, उसके बाद जो है गैलीलियो ने अपना नियम दिया, ठीक है, उसके बाद जो है न्यूटन ने अपना गति का नियम दिया। वो कैसे दिया उसको बाद में समझेंगे, अभी मैंने जितनी बात समझाई आपको
इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो लिखिए, किसी पिंड को विराम से गति में लाने, किसी पिंड को विराम से गति में लाने एवं गतिशील पिंड को रोकने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बाह्य बल की आवश्यकता होती है। जैसे किसी आनत तल पर, स्लोप पर, किसी आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़कती, स्लोप पर, ठीक है, आनत मतलब झुका हुआ तल, मतलब स्लोप। किसी आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़कती किसी गेंद को उसकी गति की विपरीत दिशा में, उसकी गति की विपरीत दिशा में बल लगाकर रोका जा सकता है। बल लगाकर रोका जा सकता है। यह बल बाह्य साधन के माध्यम से जैसे हाथ, वायु, जलधारा आदि पिंड के संपर्क में रहता है। पिंड के संपर्क में रहता है, परंतु यह सदैव आवश्यक नहीं होता। मतलब जो बाह्य बल हम लगा रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो उसके संपर्क में, ठीक है, इस बात को समझा रहे हैं। परंतु यह सदैव आवश्यक नहीं होता। जैसे किसी भवन के शिखर से, जैसे किसी भवन मतलब बिल्डिंग, किसी भवन के शिखर से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, ग्रेविटेशनल पुल, पृथ्वी के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण त्वरित हो जाता है, एक्सीलरेटेड हो जाता है, त्वरित हो जाता है। इसी प्रकार कोई क्षण चुंबक मतलब बार मैग्नेट, कोई क्षण चुंबक लोहे के कीलों को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अतः यह दर्शाता है कि बाह्य साधन जैसे गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स एवं चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स एक दूरी से भी किसी पिंड पर बल लगा सकते हैं। पैराचेंज कर लीजिए। संक्षेप में किसी रुके हुए पिंड को गति प्रदान करने, यही इसका परिभाषा है। तथा गतिमान पिंड को रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तथा इस बल को प्रदान करने के लिए किसी बाह्य साधन की, एनी एक्सटर्नल मीन्स
किसी बाह्य साधन की आवश्यकता होती है एवं वह बाह्य साधन पिंड के संपर्क में भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता। पैरा चेंज करिए। परंतु तब क्या होता है जब कोई पिंड एक समान गति से चलता है। जैसे बर्फ के क्षैतिज फर्श पर, हॉरिजेंटल सरफेस पर, क्षैतिज फर्श पर, हॉरिजेंटल फ्लोर पर एक समान चाल से, देखिए क्या करता है स्केटर, क्या करता है आप सोचिए, पहले शुरू में बल लगाया और उसके बाद उसने बल लगाना बंद कर दिया और सीधा वो क्या करता है एक लाइन में चलता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो लिखो बर्फ के क्षैतिज फर्श पर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान कोई स्केटर तो क्या किसी पिंड की एक समान गति बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या किसी पिंड की एक समान गति को बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल आवश्यक होता है? तो इस संबंध में हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे गैलीलियो की बात करेंगे, अरस्तु की बात करेंगे और न्यूटन के बाद में गति के तीनों नियम हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए अरस्तु की भ्रामकता। भ्रामकता की अंग्रेजी क्या है अब हमको नहीं मालूम, भ्रम में पड़ जाना, तो उसकी जो भी अंग्रेजी है आप लिख लीजिएगा, भ्रम, कंफ्यूजन। ठीक है, अरस्तु की भ्रामकता। देखिए अरस्तु का मानना था कि कोई पिंड अगर गतिमान है तो उसे उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई बाह्य साधन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ठीक है, कोई ना कोई बाह्य साधन जो है चाहिए ही चाहिए। तो वह बाह्य साधन मतलब क्या होगा, एक बाह्य बल की आवश्यकता होगी इसका मतलब। लेकिन इसमें समस्या, कैसी समस्या है, मान लीजिए कि कोई खिलौना कार है, उसमें एक रस्सी बंधी हुई है और कोई बच्ची है उसको खींच रहा है, तो क्या इसके अनुसार क्या है कि जब तक वो खींचती रहेगी तब तक तो चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही खींचना बंद कर देगी तो वो खिलौना गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो बात तो एकदम सही है। तो इसमें दोष क्या है? तो इसमें दोष ये है कि अरस्तु ये नहीं समझ पाता कि खिलौना कार जब वो खींच रही है और खींचना बंद करने पर रुकी इसलिए नहीं क्योंकि वह जो है जो बल्ब लग रहा था वो बंद हो गया, क्योंकि यह इसलिए भी रुक जाती है क्योंकि फर्श के द्वारा जो कार के ऊपर जो बल लगाया जा रहा है वो क्या है, घर्षण बल। ठीक है, फ्रिक्शन जो फोर्स है, ठीक है, वो क्या करता है, इसकी गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसीलिए अगर वो फ्रिक्शन नहीं होता तो वो कम बल लगा कर भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करें, तेल लगा दें किसी स्थान पर, तो जो वस्तु जो खिलौना कार तुरंत रुक जाती वो क्या हो जाएगी, अब थोड़ी देर तक फिसलती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो क्या है, तो उसकी गति का जो विरोध कर रहा है, उस गति का विरोध करने वाला जो घर्षण बल है, अरस्तु उसको नहीं बात करता उसमें। ठीक है तो जब कोई कार एक समान गति में होती है तब उस पर कोई बाह्य नेट बल कार्य नहीं करता। मतलब क्यों नहीं कार्य करता, क्योंकि बालिका द्वारा जो लगाया गया बल है वो फर्श के द्वारा जो उसके घर्षण में लग रहा है बल, उसको उसका परिणामी क्या कर देता है, वो जीरो कर देता है। मतलब मान लीजिए कि अगर बालिका इतना कम बल लगाए कि वो घर्षण से कम हो, तो क्या वह वस्तु आगे बढ़ेगी,
छोड़ दीजिए, एक बड़ा पत्थर का अगर स्लैब हो, ठीक है, जिसमें जो है वो नहीं लगा हुआ, अगर हम उसे खींचे तो हम उसे नहीं खींच पाते। क्यों नहीं खींच पाते? जबकि हम बाह्य बल उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लगने वाला घर्षण बल है वो किसी व्यक्ति द्वारा लगाए गए बाह्य बल से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो अरस्तु की बात तो गलत हो गई ना, कि अगर अरस्तु के हिसाब से चले तो उस पत्थर के टुकड़े को हम क्या कर सकते थे, हम खींच कर हटा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है, घर्षण बल को वो भूल जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये घर्षण बल ना हो तब क्या, तो खिलौनाकार को या किसी भी वस्तु को एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई भी बाह्य बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, यही जो है पत्थर का टुकड़ा जब एक पर्वत की ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, मान लीजिए ये एक पर्वत है, ठीक है, उस पर्वत के ऊंचाई से ये जब ऊपर गिर रहा है तो यहाँ पर तो बिना कोई बाह्य बल लगाए ही क्या हो रहा है, वो लुढ़कता हुआ कहाँ चला रहा है, नीचे की ओर चला रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर घर्षण नहीं होता तो कोई भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी नेचर में क्या होता है, प्रत्येक बल के विरोध में एक घर्षण बल होता है, जैसे जो कि ठोसों के बीच में लगता है। अगर यही बात हम तरल में कहेंगे तो वहां पर श्यान बल लगेगा, जिसे कि विस्कस फोर्स कहा जाता है। स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। विस्कस फोर्स ये तरल में लगता है, और इसी तरह जो ठोस होता है उसमें जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो जो गति का विरोध कर रहा है वो असल में वो बाह्य बल नहीं है, बल्कि क्या है, घर्षण बल, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स। और अरस्तु क्या करता है, यहीं पर क्या है, वो भ्रम की स्थिति में है। तो हेडिंग डाल दीजिए अरस्तु की भ्रामकता, और इसको फिर लिख लो। लिख लो, यदि कोई पिंड गतिमान है, ये अरस्तु बोल रहा है, अरस्तु के अनुसार ऐसे लिख लीजिए, अरस्तु के अनुसार यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसे उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे किसी खिलौनाकार को बंधी हुई रस्सी से निरंतर खींचते रहना पड़ेगा, नहीं तो यह रुक जाएगी, नहीं तो यह रुक जाएगी, नहीं तो यह रुक जाएगी। पैरा चेंज करिए। लेकिन इसमें दोष है, लेकिन इसमें दोष है, क्योंकि गतिशील खिलौनाकार इसलिए रुक जाती है कि फर्श द्वारा कार पर लगने वाला बाह्य घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स, कार पर लगने वाला बाह्य घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स इसकी गति का विरोध करता है, इसकी गति का विरोध करता है। एवं अरस्तु इसका उल्लेख नहीं करता। जब कार एक समान गति में होती है, जब कार एक समान गति में होती है, तब उस पर कोई बाह्य नेट बल, तब उस पर कोई बाह्य नेट बल कार्य नहीं करता। जैसे
जैसे कार पर बालिका द्वारा लगाया गया बल, जैसे कार पर बालिका द्वारा लगाया गया बल फर्श के बल ब्रैकेट में फ्रिक्शन फोर्स, फर्श के बल घर्षण बल ब्रैकेट में को निरस्त कर देता है, को निरस्त कर देता है। पैराचेंज करिए। अतः यदि कोई घर्षण ना हो, अतः यदि कोई घर्षण ना हो तो बालिका को खिलौना कार की एक समान गति बनाए रखने के लिए, तो बालिका को खिलौना कार की एक समान गति को बनाए रखने के लिए कोई भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पैराचेंज करके लिखिए। प्रकृति में इन नेचर, प्रकृति में सदैव हुई विरोधी घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स ब्रैकेट में लिखिए ठोसों के बीच, ठोसों के बीच बिटवीन सॉलिड्स एवं या श्यान बल विस्कस फोर्स या श्यान बल विस्कस फोर्स ब्रैकेट में लिखिए इन लिक्विड्स बिटवीन लिक्विड्स तरलों के बीच आदि उपस्थित रहते हैं, आदि उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये अरस्तु की जो भ्रामकता था। कल हम जो है गैलीलियो की बात करेंगे। तो गैलीलियो ने कहाँ पर गलती की, उसके बाद जो न्यूटन गति का नियम देता है जो कि सर्वमान्य है, हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।